संशोधनों की जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो संशोधन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा आपकी परीक्षा में एक राज्य व्यवस्था से। ठीक, तो चलिए देखते हैं। आपको पता होना चाहिए संशोधन की कई प्रक्रिया अपनाई जाती है हमारे संविधान में। हमारा संविधान बहुत विचित्र संविधान है भारत का, न सिर्फ सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व का, अपितु सबसे विचित्र भी है। विचित्र कई मामलों में है, तो उनमें से उन कई मामलों में से एक मामला यह भी है कि हमारे संविधान में संशोधन की साधारण प्रक्रिया भी अपनाई जाती है और जटिल प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। ये जो जटिल प्रक्रिया है इसका विवरण, इसका वर्णन हमको किसमें मिलता है? भाग 20 में, जो हमारे संविधान का भाग 20 है उसके अनुच्छेद 368 में। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संसद किस तरह से संविधान के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करेगी ये दिया हुआ है। और कुछ प्रावधान में केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, वो उस अनुच्छेद के साथ ही दे देता है। जैसे भाग 1 के अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण या नाम में परिवर्तन ये संसद कर सकती है, और कैसे कर सकती है? साधारण बहुमत से कर सकती है। इसके लिए 368 के तहत संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऐसे अनुच्छेदों को जिसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है उनको बदलने के लिए, प्रावधानों को बदलने के लिए या संशोधित करने के लिए, उनको कोई नंबर नहीं दिया जाता है। कोई, जैसे पहला संशोधन हो गया, 21वां संशोधन हो गया, इनको कोई नंबर नहीं दिया जाता है। नंबर किसको दिया जाता है? जिस प्रावधान का संशोधन 368 के तहत होगा। तो 368 के तहत भी दो प्रकार से संशोधन होते हैं। दो प्रकार कौन से हैं वो? एक तो है 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन, और दूसरा है 2/3 बहुमत तथा राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से। तो इसके बारे में चर्चा हम बात करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है आज, कि कौन से संशोधन अधिनियम में कौन कौन सी बातें जोड़ी गई। ठीक है, कौन कौन सी बातें जोड़ी गई। देखिए, हम अधिनियम कह रहे हैं, कभी कभी आपको विधेयक सुनने को मिलता है। तो विधेयक क्या होता है? विधेयक जो सरकार के द्वारा लिया जाता है कोई संशोधन करने के लिए, तो उसका कुछ नंबर होता है कि किस नंबर का विधेयक सरकार ले आ रही है। जैसे 122वां संशोधन विधेयक लाया गया। तो विधेयक जब लोकसभा और राज्यसभा से निश्चित प्रक्रिया के द्वारा पारित होगा, तो यह पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब राष्ट्रपति इस पर पारित विधेयक पर हस्ताक्षर कर देगा, तो यही अधिनियम बन जाता है। और इस अधिनियम को संविधान संशोधन अधिनियम बोला जाएगा कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम यह था। तो अब पहले संशोधन 1952 की बात करते हैं। पहले संशोधन अधिनियम 1952 की बात करते हैं। इसमें क्या किया गया? आपको पता है कि भारतीय संविधान में शुरुआत में कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। तो इस संशोधन के द्वारा एक नया अनुसूची, एक नई अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 9 जोड़ी गई। अनुसूची 9 जोड़ करके यह व्यवस्था कर दी गई कि इसमें पहली बात तो भूमि अधिग्रहण संबंधी जितने भी अधिनियम हैं उनका विधिमान्यकरण की बात की गई। और सरकार की जो मंशा थी कि कोई भी प्रावधान जो हम अनुसूची 9 में रखें, अनुसूची 9 में रखें, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। यह जब प्रकृति बाद में बहुत ज्यादा तीव्र हो गई, सरकार मनमाने पूर्ण ढंग से कोई भी प्रावधान यहां पर रखने लगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगाम लगाई। 2007 में लगाम लगाई। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय आया कि इसमें जो भी प्रावधान किए जाएं, रखे जाएंगे, उसका भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन करता है किसी भी संशोधन का या किसी भी कानून का जो केंद्र या राज्यों के द्वारा पारित किए जाते हैं, और उसको संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करता है 137 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसका भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। किस आधार पे हो सकता है? इस आधार पे हो सकता है कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। और संविधान का मूल ढांचा क्या है, बस इतना जानते रहिए, यहां पर हम पूरी कहानी नहीं बताएंगे। केशवानंद भारती मामले की बात है, तो केशवानंद भारती वाद था एक। केशवानंद भारती ने एक केस किया केरल राज्य के विरुद्ध। ठीक है, केशवानंद बनाम केरल राज्य। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और 13 जजों की पीठ ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
वो मूल ढांचा क्या है, इसको समय समय पे सुप्रीम कोर्ट बताती है कि यह मूल ढांचा है। उसके बाद 21वां संशोधन 1967 महत्वपूर्ण है। इसमें आपको पता है कि भारतीय संविधान की शुरुआत में कुल 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में, जो राजभाषा है, 8वीं अनुसूची राजभाषा है, इसमें रखा गया था। लेकिन 21वें संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं राजभाषा के रूप में जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। तो इस तरह से कुल भाषाएं कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? अभी हाल में इस समय 22 भाषाएं हैं, कुल 22 भाषाएं हैं अनुसूची 8 में, समय समय पे जो कि जोड़ी गई। आगे हम 2 अन्य संशोधनों को पढ़ेंगे जिसमें ये राजभाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, तो 21वां संशोधन 1967 सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब 35वां संशोधन 1974 और 36वां 1975 ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। किस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि देखिए, 35वें को आप हमेशा 52वें से जोड़कर पढ़िए। 35वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि संविधान में एक और अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अभी तक आपको पता होगा, काफी लोग जानते थे कि 52वें संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून जो बनाया गया, अधिनियम लाया गया, उसको 10वीं अनुसूची में रखा गया। लेकिन आप यहां पर थोड़ा सा कम जानकारी रखते हैं अगर सिर्फ आपको इतनी जानकारी है, क्योंकि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 35वें संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा। इसमें सिक्किम को रखा गया, सिक्किम के लिए अलग प्रावधान किए गए। ठीक, लेकिन जब 36वां संशोधन 1975 हुआ, ठीक है, 36वां संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा अनुसूची 10 की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। भारत संघ में एक राज्य का दर्जा सिक्किम को मिल गया और 35वें संशोधन का जो अस्तित्व था वो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। 35वें संशोधन की प्रासंगिकता नहीं रही। बाद में जाकर के 52वें संशोधन 1985 के द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, दल बदल विरोधी जो अधिनियम है, जो प्रावधान है, इनको सम्मिलित किया गया 10वीं अनुसूची में। तो वर्तमान में 10वीं अनुसूची में 52वें संशोधन 1985 के अंतर्गत दल बदल विरोधी प्रावधान है। लेकिन कभी कभी परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए 35वें संशोधन 1974 के द्वारा जोड़ा गया था और ये न पूछे तो आप इसको लगा दीजिएगा। ठीक, अब 42वां संशोधन 1976 ये बहुत महत्वपूर्ण है, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रावधानों में संशोधन हुए, व्यापक रूप से संशोधन हुए। इसके अलावा नए भाग भी जोड़े गए, 2 नए भाग भी जोड़े गए इसके तहत। दोस्तों देखिए, जब यह संशोधन हुआ था तो काफी उस समय ऐसा बताया जाता है कि सरकार निरंकुश हो गई थी। आपातकाल भी लागू हुआ था उसी वक्त 1975। तो सरकार ने इसमें काफी मनमाने अपने जो भी मन में आया उसने यहां पर 42वें संशोधन के तहत उसको लागू करवाने का प्रयास किया। और इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को भारतीय इतिहास में सबसे विवादित संशोधन भी कहा जाता है, इसी संशोधन अधिनियम को। तो इसके द्वारा क्या क्या हुआ बहुत ध्यान से सुनिएगा या तो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली बात तो प्रस्तावना में संशोधन हुआ। अभी तक यह विवाद का विषय था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है कि नहीं। तमाम सुप्रीम कोर्ट के वादों में फैसला आया था कि संविधान का अंग है और इसमें संशोधन कर सकती संसद। और इसी संशोधन अधिनियम के द्वारा, अर्थात 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 नए शब्द प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए। वो 3 नए शब्दों के बारे में आप जानते रहिए। कौन कौन से शब्द हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पहले एकता ही थी, एकता और अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए। क्या क्या? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता। अखंडता शब्द जोड़ा गया, एकता पहले से ही था।
इसी के तहत सरकार ने जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको मूल अधिकारों पर प्रधानता दे दी इस संशोधन अधिनियम के द्वारा। बाद में हालांकि इसको बैलेंस किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके तहत ही संविधान में भाग 4 क को जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे भाग 4 को जोड़ा गया और इसके अंतर्गत मूल कर्तव्य रखे गए कि भैया आपके पास अधिकार हैं तो कुछ कर्तव्य भी हैं आपके देश के प्रति। सिर्फ अधिकारों का आप इस्तेमाल मत करिए बल्कि कुछ कर्तव्य भी निभाइए देश के प्रति। तो भाग 4 को क को रखा गया और 10 मूल कर्तव्य इसमें रखे गए। बाद में 86वां संविधान संशोधन जब होता है 2002 में तो इसमें 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया जाता है। इसमें भाग 14 क को अंतःस्थापित किया गया संविधान में। उसमें प्रशासनिक अधिकरणों को रखा गया। 323 क अनुच्छेद और भाग 14 क, ठीक है, भाग 14 क को अंतःस्थापित किया गया। इसमें प्रशासनिक अधिकरणों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा संसद और विधान जो मंडल हैं उनकी अवधि जो 5 वर्ष है 5 से 6 वर्ष कर दी गई। अति महत्वपूर्ण है। 5 से 6 वर्ष किसमें की गई? 42वें संशोधन में। और पुनः 6 से घटाकर 5 किसमें कर दी गई? 44वें संशोधन 1978 में सरकार चेंज हो गई तो अगली सरकार ने इस प्रावधान को पलट दिया, फिर से 6 से 5 वर्ष कर दिया। तो किसमें 5 से 6 किया था? 42वें में। फिर 6 से 5 पुनः किसमें कर दिया? 44वें में। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई? वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, इन विषयों को राज्य सूची में से निकाल करके समवर्ती सूची में रख दिया गया। वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण जो कि पहले राज्य सूची के विषय थे। आपको पता है 3 सूचियां हैं संविधान की 7वीं अनुसूची में। 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो राज्य सूची में जो विषय थे जिसमें केवल राज्य को अधिकार था कानून बनाने का, उसको निकाल के समवर्ती सूची में रख दिया गया। समवर्ती सूची में क्या होता है दोस्तों? संघ राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन उसमें जो संघ, जो केंद्र कानून बनाएगा वही प्रभावी, वही कानून असली माना जाएगा। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई कि जो राष्ट्रपति कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री जो होते हैं उनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो यह बाध्यता कर दी गई। पहले बाध्यता नहीं थी, लेकिन 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा यह बाध्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति बाध्य होगा मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी पूछता है। कई अनुच्छेद जोड़े गए, वैसे तो अंतःस्थापित किए गए, लेकिन जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछता है उसमें अनुच्छेद 39 का क है। 39 के क के तहत क्या जोड़ा गया दोस्तों? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सहायता की बात 39 क में जोड़ी गई। इसके अलावा अनुच्छेद 43 का क, अनुच्छेद 43 क के अंतर्गत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यह प्रावधान जोड़ा गया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 48 का क। इसमें क्या जोड़ा गया? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये प्रावधान, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि भाग 4 का क जो जोड़ा गया उसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया और इसमें 10 मूल कर्तव्यों को रखा गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। इतनी बातें आप 42वें संशोधन अधिनियम 1906। तो 42वें के बाद जो महत्वपूर्ण संशोधन हुआ 44वें संशोधन 1978 में हुआ। इसमें अगली सरकार आई। इस सरकार के आने के पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कई मनमाने प्रावधानों को निरस्त कर दिया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया था मूल ढांचे के आधार पे। लेकिन फिर जब 44वां संशोधन हुआ तो ये सरकार ले आई जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाई थी बचा खुचा काम करने के लिए। तो क्या किया 44वें संशोधन 1978 के द्वारा? पहली बात तो जो व्यवस्था की गई थी, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें के द्वारा, इसको फिर से 6 से 5 कर दिया गया, लोकसभा और विधानसभा दोनों का।
हमने शायद अभी संसद बोल दिया था 42वें में, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता ही है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हर 5 वर्ष पे चुनाव होता है, जो आम चुनाव होते हैं उसके द्वारा बदली जाती है जो व्यवस्था होती है, या तो सरकार फिर से चुन ली जाती है या फिर नए सरकार का गठन होता है, ठीक है, चुनाव के द्वारा। तो ये जो लोकसभा का कार्यकाल 5 था उसको 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें में। 44वें में इसको पुनः घटा करके 6 से 5 कर दिया गया, सेम विधानसभाओं के द्वारा। तो कहीं कहीं विधान परिषद भी है, उसका कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। तो विधान परिषद और राज्यसभा नहीं, लोकसभा और विधानसभा। इसके अलावा जो आपातकाल लागू होता है, सरकार मनमानी न कर सके जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको लागू करने में, इसके लिए 44वें में व्यवस्था की गई। क्या व्यवस्था की गई कि अब आपात स्थिति, राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा करने के लिए जो एक कारण था, 3 कारण है राष्ट्रीय आपात घोषित करने के लिए। क्या क्या 3 कारण है दोस्तों? शुरुआत में युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, ये 3 शब्द थे। इसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था। लेकिन इसी आंतरिक अशांति को हटा करके क्या रख दिया गया? सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया। ये किस में रखा गया? 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात हुई थी कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकारों से हटा करके संपत्ति के अधिकारों को कानूनी या विधिक या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। संविधान, देखिए आप जानिए कि मूल अधिकार क्या होते हैं, संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं और कानूनी अधिकार क्या होते हैं। मूल अधिकार क्या होते हैं? जो संविधान के भाग 3 में प्रदत्त होते हैं। ये संवैधानिक के साथ साथ मूल भी होते हैं जो भाग 3 में होते हैं। वे अधिकार जिनका संविधान के किसी अनुच्छेद में वर्णन है, जैसे अनुच्छेद 300 क के द्वारा जोड़ा गया संपत्ति के अधिकार को, तो ये संवैधानिक अधिकार हो गया। और कानूनी अधिकार क्या होते हैं? जो अन्य विधियों द्वारा कानून बनाए जाते हैं, अर्थात जो संविधान में जिनका वर्णन न हो वो संवैधानिक नहीं होंगे, वो गैर संवैधानिक होंगे। लेकिन गैर संवैधानिक कानूनी होंगे, वे होंगे जिनको या तो राज्य बनाएगी या सुप्रीम कोर्ट या अन्य जो उच्च न्यायालय हैं वो विभिन्न निर्णयों के द्वारा वो कानून बने, कानून का रूप लेंगे। तो ऐसे जो है अधिकार कानूनी अधिकार कहलाएंगे। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि यह कौन सा अधिकार है, संवैधानिक है, विधिक है, कानूनी है, ठीक है, मूल है। तो मूल अधिकार अपने आप में संवैधानिक अधिकार है। अगर मूल, जैसे पूछ लिया गया कि अनुच्छेद 14 ये क्या है और मूल अधिकार ना दिया गया और संवैधानिक अधिकार दिया गया ऑप्शन में, तो आप संवैधानिक अधिकार को टिक करेंगे क्योंकि संविधान में वर्णन है, मूल तो है ही, संवैधानिक भी है। इसी तरह जो आपका संपत्ति का अधिकार है, यह पूछे तो मूल पूछे तो मूल तो है नहीं, अब पहले था मूल अधिकार। और संवैधानिक अधिकार न दे करके विधिक अधिकार दे या कानूनी अधिकार दे तो वो आपका सही हो जाएगा, विधिक अधिकार है, विधि द्वारा प्रदत्त है। तो कुछ अधिकार ऐसे भी होते हैं जैसे संपत्ति का अधिकार है जो विधिक प्रकृति का भी है और संवैधानिक प्रकृति का भी अधिकार है, दोनों ही आपके सही होंगे। तो 42 और 44 को आप याद रखिएगा, जितनी बातें हमने बताई ये प्रश्न आएगा ही आएगा आपकी परीक्षाओं में। फिर आपका आता है 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें क्या हुआ? इसमें एक नई अनुसूची जो 35वें संशोधन के तहत अनुसूची 10 थी उसको प्रतिस्थापित किया गया। इसमें दल बदल विरोधी जो अधिनियम है, जो कानून है, जो प्रावधान है, उनको रखा गया। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए संविधान में 10वीं अनुसूची अंतःस्थापित की गई। यह संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है, 52वां संशोधन 1985। फिर 61वां संशोधन 1989 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया? इसमें इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया और मतदान की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। अब आप 18 वर्ष की उम्र में मत दे सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। यह व्यवस्था की गई किसमें?
61वें संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। ठीक, फिर 65वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1990, इसमें क्या किया गया, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई अनुच्छेद 338 में संशोधन करके। ठीक है, अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई, जिसको बाद में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका ये दिख रहा है 2003 के द्वारा अलग कर दिया गया। दोनों को अलग अलग कर दिया गया, एक नए आयोग अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन हो गया। ठीक है ना, तो 65वां और 89वां ध्यान से आप पढ़िएगा। फिर आपको 69वां और 70वां संशोधन ये दिल्ली संबंधित है, दिल्ली और पुदुचेरी से, पांडिचेरी से। 69वें के द्वारा क्या किया गया, इस अधिनियम के द्वारा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए एनसीआर के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। और 70वें के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनमें विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए व्यवस्था की गई कि ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों के विधानसभाओं के जो सदस्य हैं भाग ले सकते हैं। आपको पता है कि दिल्ली और पांडिचेरी ही दो ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं, अभी तीसरा हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, अभी तीसरा जम्मू कश्मीर हो गया जिन संघ राज्य क्षेत्रों की अपनी विधानसभाएं होंगी। ठीक है, दिल्ली और पांडिचेरी पहले से ही हैं, जम्मू कश्मीर अब संघ शासित प्रदेश बन गया तो उसमें भी अब जो विधानसभा होगी उसके सदस्य भी भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। अब 73वां और 74वां संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। 73वें संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अंतर्गत भाग 9 अंतःस्थापित किया गया, भाग 9 में पंचायतों को जोड़ा गया और अनुसूची 11 जोड़ी गई। अनुसूची 11 जोड़ी गई जिसमें कुल 29 विषय रखे गए हैं। ठीक, ये पंचायतों से संबंधित है। फिर 74वां संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 क के अंतर्गत जो नगर पालिकाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। तो अब कुल 12वीं अनुसूची है, इसमें कुल 18 विषय रखे गए 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित। उसके बाद आपका 86वां संशोधन 2002 आता है। इसके अंतर्गत क्या किया गया, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। 21 क अनुच्छेद 21 क जोड़ करके शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसके अलावा मूल कर्तव्य में जो 10 मूल कर्तव्य थे भाग 4 के क में, उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना निःशुल्क और अनिवार्य। ठीक है, ये कर्तव्य के रूप में घोषित कर दिया गया, 11वां कर्तव्य महत्वपूर्ण है। फिर आपका 89वां संशोधन 2003 आएगा। हमने आपको बताया था कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग था उसको अब अलग अलग कर दिया गया। 2003 के द्वारा गठन किया गया, 338 में पुनः संशोधन किया गया और अनुसूचित जनजाति के अलग आयोग जो बना दिया गया। ठीक है, इसमें पृथक आयोग की स्थापना की गई इसमें। फिर अगला है 91वां संशोधन 2003, 91 नंबर का जो संशोधन था। इसमें क्या किया गया, इसमें जो मंत्री होंगे मंत्रिपरिषद में उनकी संख्या निर्धारित कर दी गई। इसके द्वारा 91वें संशोधन 2003 के द्वारा क्या कह दिया गया कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उसका 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। इसी तरह विधानसभा में जो सदस्य हैं उनकी सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी मंत्रियों की संख्या। तो 15% का नियम यहां पे रख दिया गया। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा गया कि वे छोटे राज्य जैसे सिक्किम है, गोवा है, जहां केवल 40 सदस्य हैं या 40 से कम सदस्य हैं, वहां पे 12 मंत्री रह सकते हैं। क्योंकि 40 का 15% तो केवल 6 ही हुआ, लेकिन 6 से काम नहीं चलेगा, तो वहां पर 12 मंत्री रख सकते हैं, 12 मंत्री रह सकते हैं मैक्सिमम। फिर आता है आपका 92वां संशोधन 2003। 92वें को पढ़ाने के पहले मैं आपको 71वें संशोधन के बारे में बता दूं।
71वां संशोधन अधिनियम 1992 में जो आया था, उसके अंतर्गत 3 अन्य भाषाओं को जोड़ा गया था। किसको किसको? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को फिर से जोड़ा गया, अनुसूची 8 में रखा गया। तो 15 हो गई थी सिंधी को जोड़ने के बाद, इनको जोड़ने के बाद 18 हो गई, और 18 से 22 कब हुई? 92वें संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, इसमें 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। कई बार पूछा जा चुका है, बार बार पूछता है, याद रखिएगा। तो 92वें में 4 अन्य भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। तो 18 से अब 4 और जुड़ गई, तो कुल 22 भाषाएं हो गई हैं अनुसूची 8 में राजभाषा के रूप में। फिर आपका 93 नंबर का संशोधन अधिनियम 2005, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या किया गया? जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, उसको आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15 के तहत किया गया। जो शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, ठीक, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़ करके, ठीक है, जो वित्त सहायता प्राप्त, जो सरकार द्वारा वित्त सहायता प्राप्त जो संस्थान है, निजी है, सरकारी हैं, उन सभी में, शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन के लिए ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। अगला है 97वां संशोधन 2011। इसमें क्या किया गया? सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। सहकारी संस्थाएं अब संवैधानिक हो गई हैं। ठीक है, संवैधानिक संस्थाएं हो गई हैं। इसके अंतर्गत एक नया भाग संविधान में जोड़ा गया। क्या? भाग 9B। भाग 9B को संविधान में जोड़ा गया। इसके अलावा अनुच्छेद 19 के 1 का जो बी है, अनुच्छेद 19 1 का बी में संशोधन किया गया। इसके तहत नागरिकों को संगम या संघ बनाने के साथ अब सहकारी समितियां बनाने की भी स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है। ठीक है ना, मैं इसीलिए आपको धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बातें घुसें। क्यों ये सेंटेंस जब पूछ लिया जाए, क्योंकि आप हमेशा पढ़ते रहते हो कि संगम या संघ बनाने की सहकारी समितियां, लेकिन अब ऐड हो गई हैं अनुच्छेद 19 1 के बी में। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43B, इसमें राज्य को उत्तरदायित्व दे दिया गया है कि सहकारी समितियों को राज्य द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह उपबंध किया गया है 43B में। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर GST गब्बर सिंह टैक्स को जोड़ा गया हमारे संविधान में। इसके अंतर्गत 279 का ए, वैसे तो अन्य अनुच्छेद भी जोड़े गए, लेकिन 279 का ए याद रखिएगा, जीएसटी परिषद की इसमें रचना की बात की गई। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री भारत सरकार करते हैं। इसके अलावा इस परिषद में जो वित्त राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के और अन्य राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं और जो वित्त राज्य मंत्री हैं वहां के, वो सब इसमें भाग लेंगे जीएसटी परिषद में। तो महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। इसमें राज्यों को बहुत ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। निर्णय लेने में भी 1/3 जो है भाग जो है ये केंद्र को दिया गया है और 2/3 जो है निर्णय में जो प्रतिभाग दिया गया है, जो अधिकार दिया गया है, वो राज्यों को दिया गया है। तो एक सहकारी संघवाद के भी सिद्धांत पर आधारित है जीएसटी परिषद, महत्वपूर्ण है। 102वां संशोधन अधिनियम 2018, इसके लिए 123वां विधेयक लाया गया था, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है उसको संवैधानिक जो अधिकार दे दिए गए, इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया पिछड़ा वर्ग आयोग को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। इसके पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के जो मामले आते थे वो अनुसूचित जाति आयोग, जो कि अनुच्छेद 338 में दिया हुआ है, उसके अंतर्गत देखे जाते थे। लेकिन अब खुद इसको अधिकार दे दिए गए कई मामलों के, सिविल मामलों के अधिकार। एक प्रकार से ये अर्ध न्यायिक संस्था हो गई है। ठीक है, सिविल अधिकार इसको प्राप्त हो गए हैं। फिर 124वां संशोधन विधेयक लाया गया और यह 100 जब पारित हो गया तो 103वां संशोधन अधिनियम 2019 बना। और ये क्या है? EWS
जो आर्थिक रूप से पिछड़े वे लोग जो SC ST और OBC वर्ग में नहीं आते हैं, सीधी सी बात है, वो सभी इसमें आएंगे। आर्थिक रूप से पिछड़ापन ये सरकार समय समय पर निर्धारित करेगी। वर्तमान में जो निर्धारण है 8 लाख की आय जो है उसका लेवल रखा गया है, 8 लाख की आय का। इसके अलावा अन्य कुछ बातें रखी गई हैं जमीन और मकान संबंधी। उस दायरे में जो भी लोग आएंगे उनको शिक्षण संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, 10% आरक्षण मिलेगा। तो अब आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ के अब 10%, ये 60% हो गई है। ठीक है, पहले 50% थी, 49 कुछ, अब 10% बढ़ गई है। तो अब 50% की सीमा को लांघ गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय में यह सीमा रखी गई थी। हालांकि वो युक्त निर्बंधों के अंतर्गत वो भी निर्णय था। इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए हैं। 104वां संशोधन अधिनियम 2020 बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूछा भी जा सकता है। मुख्य परीक्षा जो देने जा रहे हैं उन लोगों से पूछा जा सकता है। इसके लिए एक अलग आर्टिकल मैं मुख्य परीक्षा के लिए बना दूंगा। तो जो लोग हमारे ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उनको ये सब चीज़ें जो ऑडियो आर्टिकल्स हैं मेरे मिल जाएंगे, बहुत जल्द प्राप्त हो जाएंगे। तो ये संशोधन जो अधिनियम 2020 है ये संबंधित है 334 जो अनुच्छेद है आपका, जो यह व्यवस्था करता है लोकसभा और राज्यसभा में जो आरक्षण है SC ST और अन्य के लिए, जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए अलग बातें की गई हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, इनको 70 वर्ष बाद, एक तो संविधान के शुरुआत में 10 वर्ष बाद ही था, लेकिन इसको समय समय पर बढ़ाया जाता रहा और इसकी सीमा जनवरी 2020 में समाप्त हो रही थी। तो फिर से जरूरत थी इसमें संशोधन करने की, 10 वर्ष के लिए पुनः संशोधन कर दिया गया। अब यह जो 10 वर्ष की वाली बात थी अब 80 वर्ष पढ़ी जाएगी, इसको अब 80 वर्ष पढ़ा जाएगा। अब 25 जनवरी 2030 तक के लिए यह व्यवस्था हो गई है। 25 जनवरी 2030 तक यह व्यवस्था कायम रहेगी, लोकसभा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। लेकिन आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो व्यवस्था थी 331 और 333 में, 331 में लोकसभा में राष्ट्रपति एक व्यक्ति को एंग्लो इंडियन समुदाय के अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसको जगह दे सकता था, नामित कर सकता था। इसी तरह विधानसभा में 2 प्रतिनिधियों को जो आंग्ल इंडियन से आते हैं, मैक्सिमम 2 को राज्यपाल मनोनीत कर सकता था। तो एंग्लो इंडियन वाली जो यह व्यवस्था थी इसको समाप्त कर दिया गया है इस संशोधन के द्वारा। तो महत्वपूर्ण है। तो अब यह आरक्षण की सीमा 25 जनवरी 2030 तक तो हो गई है, लेकिन आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया है। तो आशा है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अनुच्छेदों पे एक वीडियो मेरा कल आया हुआ था, आधा हुआ है, आधा वीडियो कल आ जाएगा। समय नहीं रहा क्योंकि 8 बजे मुझे वीडियो देना है, तो यह वीडियो ही बना सका मैं आपके लिए और उम्मीद रखता हूँ आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। यह लगातार 8 बजे का ये प्रोग्राम चलता रहेगा। आपको पसंद आ रहा है या नहीं ये हमको कमेंट बॉक्स आज मैं ओपन कर दे रहा हूँ। कभी कभी ओपन कर देता हूँ, मेरी इच्छा होती है आप लोगों की राय जानने की, तो आज ओपन कर दे रहा हूँ। कई लोगों ने पूछा कमेंट बॉक्स क्यों बंद रखता हूं, तो बंद रखने का सिर्फ एक कारण है कि बार बार यूट्यूब ने ओपन करना पड़े। हम भी अपने समय का यूटिलाइज करें जितना हो सके, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है। बाकी बातें फेसबुक ग्रुप वगैरह है ही, वहाँ पे बातें हो ही जाती हैं सार्वजनिक रूप से। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।